हेलो फ्रेंड्स, तो इससे पहले वाले वीडियो में अर्थशास्त्र की जो प्रकृति में पढ़ रहे थे, अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान माना था। अब आते हैं अर्थशास्त्र की हम लोग आदर्श विज्ञान मानते हैं कि नहीं मानते हैं। तो हम लोग इसको सबसे पहले याद रखना चाहिए कि अर्थशास्त्र में हम लोग किस चीज़ का अध्ययन करते हैं तो क्या होना चाहिएगा, मतलब कोई भी चीज़ को कैसे करना है या उसमें क्या होना चाहिए, उसके क्या गुण होनी चाहिए, उसमें क्या अच्छा कर सकते हैं, ये सब आदर्श विज्ञान में आते हैं। तो इसको आज डिफाइन किया जाता है। देखिए, अर्थशास्त्रियों का एक वर्ग अर्थशास्त्र को आदर्श विज्ञान मानता है। इस वर्ग के अर्थशास्त्रियों के अनुसार अर्थशास्त्र और नीतिशास्त्र मजबूत संबंध है। इस संबंध में हाटे ने कहा है कि अर्थशास्त्र को नीतिशास्त्र से पृथक नहीं किया जा सकता। महात्मा गांधी ने अर्थशास्त्र को आदर्श विज्ञान मानने के विचार का समर्थन भी किया है। मतलब हमारा जो अर्थशास्त्र है वो नीति शास्त्र से बहुत ज़्यादा संबंधित होता है। उसके देखिए, प्रोफेसर पीगू ने भी अर्थशास्त्र को आदर्श विज्ञान मानते हुए लिखा है कि अर्थशास्त्र का महत्व न तो बुद्धि संबंधी व्यायाम होने से है और न ही अपने लिए सच्चाई स्थापित करने के संबंध में, परंतु उसका महत्व नीति शास्त्र के दासी तथा व्यवहार का होने से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि अर्थशास्त्र जो है ना, विज्ञान तो मानते हैं इसमें नहीं, वास्तविक विज्ञान में इसमें बोला गया है पीगू के अनुसार कि इसमें ना बुद्धि का व्यायाम होने से है, क्योंकि इसमें मतलब इसमें हम लोग क्या होना चाहिए इसकी क्वालिटी का अध्ययन करते हैं, कैसे होना चाहिए, ना कि उसके बारे में जान समझ के और उसको डिफाइन किया जाता है। तो ये उसका अर्थशास्त्र के आदर्श विज्ञान होने का जो पक्ष में तर्क दिया गया है वो तो पहले एडम स्मिथ का प्रकृतिवाद तथा आशावाद का डिफाइन किया हुआ है। तो इसका एडम स्मिथ का जो प्रकृतिवाद आशावाद का था, इसमें लिखा कि आर्थिक विचारों के इतिहास का अध्ययन से ज्ञात होता है कि प्राचीन काल के अर्थशास्त्रियों के विचार पर नैतिकता और न्यायशास्त्र की गहराई दिखाई देती है। मतलब जिसमें प्राचीन काल में जितने भी अर्थशास्त्री थे उसने नीतिशास्त्र को नैतिक और न्यायशास्त्र की गहराई से देखा गया है। एडम स्मिथ के अनुसार श्रम विभाजन, पूंजी स्पर्धा, द्रव्य जनसंख्या, मांग पूर्ति आदि संस्थाएं जिनकी उत्पत्ति प्रकृति के द्वारा हुई है, समाज के लिए हितकारी। इस प्रकार उस समय का अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान होते हुए भी आदर्शवादी विज्ञान था। मतलब प्रकृति के आधार पर देखा गया है इसमें, तो मान सकते हैं कि आदर्शवादी विज्ञान था। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आधार है आदर्शवादी विज्ञान। तो देखिए, इसमें आर्थिक यथार्थवादी विचार पे प्राचीन काल से आज तक के सभी अर्थशास्त्री ने अपने अपने समय में आर्थिक व्यवस्था के अच्छाई और बुराई के बारे में विचार प्रकट करते आ रहे हैं। तो उदाहरणतः प्रतिष्ठित समय समय पर यातायात संबंधी कानून की पुष्टि की, हस्तक्षेप या फिर मतलब है कि हस्तक्षेपहीनता की नीति को रोका, श्रम हितकारी कार्यों का समर्थन किया है। इसी प्रकार केरनजी ने मजदूर संघों की विवेचना की है। मतलब जैसे कि अर्थशास्त्र में जो है प्राचीन काल से हम लोग देखते आ रहे कि इसमें अच्छाई बुराई तथा नियम कानून जितने भी है उसको कैसे करना चाहिए, अच्छाई बुराई का गुण उसके बारे में भी समझा जाता है, इसका अध्ययन किया जाता है। तो इसमें यही माना गया है कि इसका अच्छाई बुराई के बारे में विचार प्रकट किया जाता है। समय समय पर शास्त्र में नए नए नियम कानून बनाए जाते हैं ताकि अच्छे हो। तो ये सब आदर्शवादी विज्ञान के तहत आते हैं। उसके बाद देखिए कल्याणवादी अर्थशास्त्र। तो वर्तमान समय में दिन प्रतिदिन जो है कल्याणवादी अर्थशास्त्र का विकास होते जा रहा है, जिससे अर्थशास्त्र का आदर्श विज्ञान होने का दावा भी अधिक मजबूत हो गया है। आर्थिक नियोजन तथा राजस्व का महत्व अधिक प्रतिदिन बढ़ रहा है। हमारे सामने हमेशा यह प्रश्न चिन्ह लगा रहता है कि आर्थिक विकास किस प्रकार किया जाए। इस समस्या का समाधान अर्थशास्त्र के आदर्श विज्ञान में ही होने में है। अभी हम सही बात है कि देखिए, जैसे अर्थशास्त्र इकोनॉमिक कितनी सारी परेशानी आ रही, कभी स्थिति तो ये वो, तो इसके कारण इसके समाधान के लिए तो हमें अर्थशास्त्र में आदर्शवादी दृष्टिकोण को अपनाना पड़ता है। तो वास्तविक विज्ञान मानने के अर्थशास्त्र निरस हो जाएगा। ये जो कथन था, यदि हमारा अर्थशास्त्र को केवल वास्तविक विज्ञान मानते हैं तो हमारा जो अर्थशास्त्र है वो निरस विज्ञान रह जाएगा। उससे करना था। अब नेक्स्ट टॉपिक में देखिए, इसमें है कि गतिशील परिस्थितियों में आदर्शवादी विज्ञान का होना। वर्तमान समय में जो जो आर्थिक परिवर्तन होता जा रहा है त्यो समस्या भी बढ़ती जा रही है। औद्योगिकरण के औद्योगिक शांति तथा सामाजिक सुरक्षा समस्याओं के बारे में यह निर्णय लेना
कि उत्पादन बढ़ने के लिए मजदूर की संख्या बढ़ाई जाए या पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन और कितना किया जाए, इन समस्याओं का निदान अर्थशास्त्र के आदर्श विज्ञान में ही होने में है। जैसे कि अर्थशास्त्र में हमारे जितने भी टॉपिक आते हैं कि हम लोग कैसे करना चाहिए, हम कोई चीज़ का उत्पादन करते हैं तो कैसे करते हैं, क्या हम मतलब अगर उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमें क्या मजदूर को बढ़ाना है या फिर उसमें पूंजीगत वस्तुओं को बढ़ाना है, सब उसका अध्ययन हम आदर्शवादी विज्ञान में करते हैं। तो इस आधार पर भी अर्थशास्त्र को हम आदर्शवादी विज्ञान मान सकते हैं। उसके बाद आता है व्यवहारिक समस्याओं के हल में सहायक। तो अनेक दशाओं में अर्थशास्त्र की समस्या सुलझाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य होते रहते हैं। इसलिए अर्थशास्त्र का संबंध नीतिशास्त्र आदर्शवादी विज्ञान से स्थापित हो जाता है। अर्थशास्त्र अपने निर्णयों को पहले नीतिशास्त्र की कसौटी पर कसेगा और फिर अपना निर्णय लेगा। इसी अर्थशास्त्री के निर्णय व्यवहारिक बन जाता है। उदाहरण के लिए जब अर्थशास्त्री समाज में धन के दोषपूर्ण वितरण को दूर करने के उपाय पूरे किए जाते हैं, तब वह आदर्श पक्ष की सहायता से धन के वितरण का समाधान बताता है। तब वर्तमान समय में आदर्श अर्थशास्त्र के अर्थशास्त्र विज्ञान होने की नितांत आवश्यक है। अब के समय समय पर जितनी परिस्थिति आती जाती है उसको उसके अर्थशास्त्र में उसको सॉल्व किया जाता है और उस आधार पर अर्थशास्त्र जो है ना आदर्श विज्ञान का सहायता से ही किया जाता है। आदर्शवादी विज्ञान में ही हर चीज़ को क्या होना चाहिए, जो चीज़ अभी है उससे वो कैसे और अच्छा होना चाहिए उसका अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र केवल साम्य अर्थशास्त्र जो है ना केवल रॉबिन्स के अनुसार ये माना गया है कि मतलब अर्थशास्त्र जो है ना साम्य का तर्क का व्यवहार तो कहा गया है कि प्रोफेसर रॉबिन्स का साम्य का तर्क व्यवहारिक नहीं है। उदाहरण के लिए हम यह सिद्ध कर सकते हैं कि भारत में मजदूरों की मजदूरी की दर मांग एवं पूर्ति के साम्य से तय की गई है, जो बहुत ही कम है। प्रश्न रॉबिन्स के अनुसार क्योंकि साम्य केवल साम्य है, इसलिए मजदूरी की दर को बढ़ाने के लिए सरकार का कोई कदम नहीं उठाने जाने चाहिए, पर अप्रासंगिक। वास्तव में अर्थशास्त्री उचित मजदूरों की भी बात करते हैं, जो आदर्श का सूचक है। और जाहिर सी बात है, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसको सुलझाया जाता है, उससे कैसे निपटना है, इसे कैसे ठीक करना है, उसको भी ध्यान में रखा जाता है, ना कि केवल उस प्रॉब्लम को स्वतः सुन लिया जाता है। तो इसीलिए अर्थशास्त्र को आदर्शवादी विज्ञान मानना भी उचित है, क्योंकि हम वास्तविक विज्ञान में तो ये पढ़ते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, लेकिन उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है वो तो आदर्शवादी विज्ञान में ही किया जाता है। तो प्रयुक्त तर्क के आधार पर यह सिद्ध होता है कि अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान के रूप में कार्य करता है। तो अब देखिए निष्कर्ष में कि अर्थशास्त्र के आदर्श विज्ञान होने के संबंध में आज भी आधुनिक अर्थशास्त्री की मत नहीं है। सैमुअल्सन के अनुसार जो है सही या गलत उद्देश्यों से संबंधित मूल प्रश्नों को विचार के द्वारा निश्चित नहीं किया जा सकता। दूसरी विचारधारा में फ्रेजर, हैंडसन और क्वांट व हेल्ब्रोनर आदि अर्थशास्त्रियों के अनुसार वर्तमान समय में जबकि आर्थिक विकास की समस्या अर्थशास्त्र का केंद्र बिंदु बन गया है, तो अर्थशास्त्र के आदर्शात्मक पहलू के जबकि आर्थिक विकास की समस्या अर्थशास्त्र का केंद्र बिंदु बन गई है, तो देखिए अर्थशास्त्र के आदर्शात्मक पहलू की अपेक्षा नहीं की जा सकती। अतः अर्थशास्त्र व अर्थशास्त्रियों का कार्य केवल जो है ना व्याख्या या अनुसंधान करना ही नहीं, अपितु उसका समर्थन और निंदा भी करना है। मतलब इसका मतलब है कि अर्थशास्त्र को केवल उसका सिर्फ उसका अच्छाई और बुराई को मतलब उसको कैसे ठीक है, इसके अलावा उसका निंदा भी कर सकते हैं। आदर्श विज्ञान में होता है क्या है ना कि जैसे जो भी हमारा वास्तविक विज्ञान में होता है, हम उसे वास्तविक विज्ञान में जानते हैं कि क्या हो रहा है, क्या मतलब बस क्या है, क्या प्रॉब्लम है, कैसे मांग बढ़ रहा है, कैसे पूर्ति बढ़ रहा है, या मजदूरी दर क्या है नहीं है। लेकिन अगर मजदूरी दर कम है तो उसको कैसे हम ठीक करें, कैसे से सीमा पे लाएं, तो उसे सब आदर्शवादी विज्ञान में होता है। तो अर्थशास्त्र को हम आदर्शवादी विज्ञान मानते हैं और इन आधारों पे हम सिद्ध होता है और कह सकते हैं कि हम अर्थशास्त्र को आदर्शवादी विज्ञान मानते हैं। तो इसके साथ साथ हम आदर्शवादी विज्ञान के साथ हमको उसको वास्तविक विज्ञान तथा आदर्शवादी दोनों मानना पड़ेगा, तभी हमारा अर्थशास्त्र पूरा होगा। क्योंकि एक साथ एक चीज़ को लेके एक चीज़ को छोड़ नहीं सकते हैं। हम समस्या को सुन के उसका हल कर सकते हैं, ना कि सिर्फ समस्या को सुन के या उसको सिर्फ बिना सुने उसको हल भी नहीं किया जा सकता है। इसलिए हमें दोनों को लेके चलना होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद वाले वीडियो में अब अर्थशास्त्र की कला के बारे में पता चल जाएगा। ठीक, थैंक यू।